शारीरिक स्वास्थ्यता के परीक्षण फिजिकल फिटनेस टेस्ट ऑफर्ड अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस ऑफर्ड अमेरिका में सामान्य जनसंख्या की शारीरिक स्वास्थ्यता को बनाए रखने के लिए 1903 में एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन AAPE को शारीरिक स्वच्छता के दृष्टिकोण को देखते हुए इसका नाम बदलकर अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन APA रखा गया। 1937 में APA नामक संस्था में स्वास्थ्य को जोड़ा गया, जिसका नाम बदलकर अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन AAHPE कर दिया गया। 1938 में मनोरंजन के बढ़ते हुए रुझान को देखते हुए मनोरंजन को भी इसमें सम्मिलित किया गया और नाम बदलकर अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन कर दिया गया। 1958 में पॉल हंसिंकर की अध्यक्षता में आफर द्वारा गामक स्वास्थ्यता के कारकों मोटर फिटनेस कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए आफर यूथ फिटनेस टेस्ट बनाया गया। इस टेस्ट में 7 बैटरीज को सम्मिलित किया गया जो कई गामक स्वास्थ्यता के कारक मोटर फिटनेस कंपोनेंट को मापने में सहायक होते हैं। यह 7 टेस्ट बैटरी निम्नलिखित हैं। पुलअप्स फ्लेक्स्ड आर्म हैंग 1, दूसरा स्ट्रेट नी सिटअप, तीसरा शटल रन, चौथा स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, पांचवा सॉफ्ट बॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस, छठा 50 यार्ड डैश रनिंग, सातवां 600 यार्ड रन वॉक। अच्छा, इसमें अब एक बात याद रखना है कि अगर इस पूछा जाता है कि इसको आविष्कार किसने किया तो पॉल हंसिंकर कहना है, और आफर एक मोटर फिटनेस टेस्ट है। मोटर फिटनेस टेस्ट याद रखने वाला बात ये सब है। और साथ ही साथ अभी वर्तमान में सिर्फ 7 के जगह पे 6 हो गया है, जिसमें से सॉफ्ट बॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस इसको हटा दिया गया है, बाकी सब एज इट इज़ है, तो इसको याद रख लीजिए। आइए अब पढ़ते हैं उसके जितने भी आइटम्स हैं ऑफर्ड के उनके विषय में। सबसे पहले पुलअप्स के बारे में पढ़ते हैं। पुलअप्स जो पैरेलल बार पर दोनों हाथ से पकड़कर ऊपर की ओर खींचते हैं उसे पुलअप्स कहते हैं। याद रखिए, फॉर बॉयज़ के लिए, लड़कियों के लिए फ्लेक्स्ड आर्म हैंग होता है। पुलअप्स पर्पस क्या है? पर्पस है पुलअप्स करने का पर्पस लड़कों के लिए है कि भुजा तथा कंधों की मांसपेशियों की सहनशीलता तथा ताकत को मापता है। इक्विपमेंट इसमें एक हॉरिजेंटल बार चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट हॉरिजेंटल बार में बार की ऊंचाई परीक्षण के लिए किए जाने वाले सब्जेक्ट में सबसे लंबे लड़के की ऊंचाई को देखते हुए निर्धारित कर देना चाहिए हॉरिजॉन्टल बार का हाइट। कहने का अर्थ है कर्ता फॉरवर्ड हैंड से पकड़ बनाकर लटक जाएगा। जब पैरेलल बार को आप पकड़ेंगे तो आप यहाँ ध्यान रखें कि आपका ग्रिप फॉरवर्ड हैंड होना चाहिए। फॉरवर्ड हैंड का मतलब हो गया आप जहाँ खड़े हैं वहाँ से सीधे हाथ उठाकर ग्रिप बनाएंगे। ग्रिप बाहर की ओर होना चाहिए, अंदर की ओर नहीं होना चाहिए। परीक्षक के गो बोलते ही सब्जेक्ट अपने शरीर को ऊपर की तरफ ले जाएगा, इतना ऊपर की ठोड़ी बार के ऊपर आ जाए। इस दौरान वह पैरों को सीधा रखेगा, तत्पश्चात वह पुनः पूर्व स्थिति में आएगा, शरीर को नीचे लाएगा, दोनों हाथ सीधे होंगे। इस क्रिया के दौरान वह किक नहीं मार सकता, जर्क नहीं लगा सकता, झटके से शरीर को ऊपर नहीं ले जा सकता। इसमें पुलअप्स में स्कोरिंग का क्या टेक्निक है? अधिक से अधिक सही पुलअप्स की संख्या उसका स्कोर होगी। अगर वह इस क्रिया के दौरान किक जर्क झटका लेता है तो शरीर को ठीक से ऊपर की तरफ न ले जाता है तो ठोड़ी बार के ऊपर न ले जाता हो, नीचे की तरफ आते समय हाथ पूरे न खोलता हो तो उसे प्रत्येक पुनरावृत्ति पर आधे अंक ही मिलेंगे और ये आधे अंक 4 ही मिलेंगे। अब देखिए पुलअप्स का दूसरा वर्जन जो है फ्लेक्स्ड आर्म है। इसमें क्या है
कि लड़कियां जब करती हैं पुलअप्स, इसे फ्लेक्स्ड आर्म हैंग कहते हैं। बस इसमें अंतर इतना ही है कि जो ग्रिप बनाते हैं फॉरवर्ड हैंड ग्रिप, वो फॉरवर्ड हैंड ग्रिप नहीं होता है, इनवर्ड हैंड होता है। मतलब पैरेलल बार को जब पकड़ेंगे तो ग्रिप अंदर की ओर दिखना चाहिए। अब पर्पस क्या है? भुजा तथा कंधों की मांसपेशी शक्ति, सहनशीलता तथा ताकत को मापना। इक्विपमेंट हॉरिजॉन्टल बार चाहिए, स्टॉप बार चाहिए। और कैसे करवाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट क्या है? कर्ता इस परीक्षण में बार के नीचे आकर खड़ी हो जाती है। उसकी मदद के लिए दो सहायक, एक सामने तथा दूसरा पीछे की तरफ खड़ा रहता है। स्टार्ट बोलते ही सब्जेक्ट दोनों सहायकों की मदद से बार पर लटक जाती है। फिर वह दोनों हाथों को कोहनी के पास से फ्लेक्स्ड पोजीशन में लाती है, जिससे कि उसका शरीर ऊपर की तरफ उठता है और ठोड़ी बार से ऊपर होती है। बार की ऊंचाई कर्ता के ऊंचाई स्तर पर निर्भर करता है। स्कोरिंग पॉइंट क्या होगा? अधिक से अधिक समय पर लटकना इसका स्कोर होता है। यह स्कोर सेकंड में गिना जाता है। स्टॉप वॉच कर्ता के बार के ऊपर ठोड़ी निकालते हुए शुरू हो जाती है और जैसे ठोड़ी बार से नीचे आती है स्टॉप वॉच को रोक दिया जाता है और जो समय घड़ी बताती है वही इसका स्कोर होता है। अब इसमें यही अंतर है कि जब आप पुलअप करते हैं तो अप एंड डाउन करते हैं, लेकिन फ्लेक्स्ड आर्म में एक बार उस पोजीशन में लाकर अप होकर उस पोजीशन में आकर वहाँ आपको होल्ड करना पड़ता है और जो भी आपका टाइमिंग होगा स्टॉप वॉच में वही आपका स्कोर होगा। अब आइए पढ़ते हैं पुलअप फ्लेक्स्ड आर्म। एक टेक्निक के बाद दूसरा टेक्निक है ऑफर्ड में, जिसका नाम है स्ट्रेट नी सिटअप। अब स्ट्रेट नी सिटअप का पर्पस है पेट, एब्डोमिनल तथा हिप्स के मांसपेशियों की सहनशीलता को मापना। इक्विपमेंट क्या है? मैट बिछा लीजिए जिस पर आप लेट कर प्रोलाइन कंडीशन में नहीं सॉरी सुपाइन इक्विपमेंट क्या है? मैट ले लीजिए, इस पर आप सुपाइन कंडीशन में लेट जाइए और पैर को सीधा रखकर सिटअप करने का प्रयास कीजिए। कैसे करते हैं? इस कर्ता में दोनों पैरों को सीधे करके नी एक्सटेंशंस लेट जाता है और दोनों पंजे लगभग चिपके हुए होने चाहिए। दोनों हाथ सिर के पीछे एक दूसरे की उंगलियों को पकड़ते हुए कोहनी का तात्पर्य क्लिंच स्थिति में। परीक्षक के स्टार्ट बोलते ही सब्जेक्ट अपने शरीर को उठाते हुए सिर और कोहनी को पैरों की तरफ झुकाते हुए कोहनी से दोनों घुटनों को छूता है। बाएं कोहनी बायां घुटना, दाएं कोहनी दायां घुटना, फिर पुनः लेट जाता है। सुपाइन पोजीशन, पीठ के बल लेटना सुपाइन पोजीशन कहलाता है। स्कोरिंग क्या है? अधिक से अधिक सही प्रकार से की गई सिटअप की संख्या इस टेस्ट आइटम का स्कोर होता है। एक हो गया पुलअप्स, दूसरा हो गया स्ट्रेट नी, तीसरा है शटल रन। पर्पस क्या है? शटल रन का एजिलिटी और चाल को मापना, स्पीड को मापना या एजिलिटी को मापना, फुर्ती को। इक्विपमेंट क्या चाहिए? लकड़ी के दो ब्लॉक जिसकी माप 2x2x4 इंच, चौक, पाउडर, चूना और स्टॉप वॉच। एरिया कितना होना चाहिए? 30 फुट की दूरी पर दो समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं, एक लाइन के पीछे ब्लॉक रखा जाता है। कैसे करवाते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट क्या होगा यह देखिए। प्रशासन परीक्षण क्या होगा? कर्ता स्टार्ट लाइन के पीछे खड़ा रहता है। जैसे ही गो का सिग्नल होता है कर्ता ब्लॉक की तरफ भागता है, एक ब्लॉक को उठाकर वापस स्टार्ट लाइन के पीछे रखता है। इसी प्रकार दूसरे ब्लॉक को लाकर रखता है। इसी प्रक्रिया के शुरू और अंत होने तक का समय नोट किया जाता है। स्कोरिंग 2 ट्रायल दिए जाते हैं, दोनों में जो अच्छा होता है उसका ही स्कोर होता है, उसका समय ही इसका स्कोर होता है। समय सेकंड के 10वें हिस्से तक लिया जाता है। आपने पढ़ा पुलअप, स्ट्रेट नी सिटअप, शटल रन। अब पढ़िए स्टैंडिंग बोर्ड जंप। देखिए स्टैंडिंग बोर्ड जंप में क्या होता है? इसका पर्पस है पैरों की मांसपेशियां एक्सटेंसर मसल का विस्फोटक शक्ति को मापना। एक्सप्लोसिव पावर को मापा जाता है स्टैंडिंग बोर्ड जंप से। दूसरा इक्विपमेंट चाहिए इसमें मेजरिंग टेप, चूना, फर्श और मैदान। टेस्ट एरिया क्या है? स्टैंडिंग बोर्ड जंप के लिए एक टेक ऑफ लाइन फर्श या मैट पर खींची जाती है। अब प्रशासन परीक्षण क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट।
कर्ता टेक ऑफ लाइन के एकदम पीछे खड़े होकर कूदने के लिए दोनों पंजों पर आता है और गो के निर्देश पर नीचे की तरफ झुकते हुए आगे की तरफ अधिक से अधिक दूरी पर जंप करता है। जंप करते समय दोनों हाथों का सहयोग लेने के लिए इन्हें लहराता है, स्विंग करता है। स्कोरिंग क्या होगा? टेक ऑफ लाइन से पिछले पैर की एड़ी के फर्श पर छूने की दूरी को माप लिया जाता है और प्रत्येक सब्जेक्ट को 3 अवसर मिलते हैं। सबसे अच्छा प्रदर्शन ही उसका स्कोर होता है। सॉफ्ट बॉल थ्रो फुट डिस्टेंस, देखिए बार बार इसको बता रहे हैं, वर्तमान में जो है ऑफर टेस्ट में उसमें यह अब हटा दिया गया है। सॉफ्ट बॉल थ्रो टेस्ट जो है, जैसे कि शॉर्ट पुट करते हैं, इस चीज़ को अब हटा दिया गया है, इसको याद रखिएगा। लेकिन पढ़ लीजिए है क्या। इसका पर्पस है भुजा कंधों की मांसपेशियों की विस्फोटक क्षमता, एक्सप्लोसिव पावर को मापना। इक्विपमेंट सॉफ्ट बॉल मेजरिंग टेप चुना चाहिए। टेस्ट या खाली मैदान, एक रेखा खींची जाती है और उसके आगे खाली मैदान रहता है। सब्जेक्ट सॉफ्ट बॉल को अपने हाथों में लेकर स्टार्ट लाइन के पीछे से बॉल को अधिक से अधिक दूरी पर फेंकता है। स्कोरिंग क्या हो गया? फेंकी गई गेंद का टप्पा जितनी दूर स्टार्ट लाइन से पड़ेगा वही दूरी उसका स्कोर होता है। सब्जेक्ट को 3 ट्रायल दिया जाएगा, सबसे अच्छा स्कोर ही उसका काउंट होगा। तो आपने ये भी पढ़ा, आपको याद रखना है, उसको छोड़कर याद कीजिए। पहला आपने पढ़ा पुल अप, स्ट्रेट नी, शटल रन, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप आपने पढ़ा, स्टैंडिंग बोर्ड जंप आपने पढ़ा, वही स्टैंडिंग लॉन्ग जंप हो गया। और आपने अब आइए यहाँ पढ़ते हैं 50 यार्ड। उद्देश्य क्या है 50 यार्ड डैश का? अधिकतम चाल, मैक्सिमम मापना, अधिकतम स्पीड मापना, इक्विपमेंट चुना, स्टॉप वॉच, टेस्ट एरिया। 50 गज की दूरी पर 2 समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं जिसमें एक स्टार्ट लाइन तथा एक फिनिश लाइन होती है। अब इसको करवाते कैसे? स्टार्ट लाइन के पीछे करता सब्जेक्ट दौड़ने की स्थिति में आता है। जैसे ही गो बोला जाता है तो गो शब्द के उच्चारण होते ही करता कम से कम समय में 50 गज की अंतिम रेखा को पार करने की कोशिश करता है। गो बोलते ही स्टॉप वॉच चालू कर दी जाती है। स्कोरिंग, स्कोरकर्ता द्वारा तय किया गया समय जो सेकंड के 10वें हिस्से में दर्शाया जाता है। आपने पढ़ा पुलअप्स, स्ट्रेट नी सिटअप, शटल रन, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, 50 यार्ड डैश। अब लास्ट में आप पढ़ने वाले हैं 600 यार्ड रन वॉक। देखिए इसका उद्देश्य है कि कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को मापना। इक्विपमेंट चाहिए मैदान या 400 मीटर का ट्रैक, चुना स्टॉप वॉच। ट्रैक एरिया का टेस्ट एरिया कैसा होना चाहिए? 400 मीटर के ट्रैक पर या किसी समतल मैदान पर स्टार्ट लाइन चिन्हित करना तथा उसे 600 गज की दूरी पर अंतिम रेखा को चिन्हित करना। कैसे करवाएंगे? करता स्टार्ट लाइन के पीछे खड़ा हो जाता है। स्टार्टर के गो बोलने पर 600 यार्ड की दूरी को कम से कम समय में पूरा करना। 600 यार्ड की दूरी को वह पैदल चलकर भी पूरा कर सकता है। स्कोरिंग क्या होगा? कम से कम समय में, जिसे मिनट तथा सेकंड में लिखा जाता है, 600 गज की दूरी को तय करना ही सब्जेक्ट का स्कोर माना जाता है। 1970 में ऑफर के उपरोक्त ऊपर जो दिए भी बताए गए हैं जितने भी 7 आइटमों में टेस्ट आइटमों के युवाओं से संबंधित आंकड़े इकट्ठे कर राष्ट्रीय नॉर्म्स, नेशनल नॉर्म्स को दोहराकर प्रकाशित किया गया है। 1974 में ऑफर, जिसका पूरा नाम अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन था, जिसे बदलकर ऑफर्ड कर दिया गया, जिसका पूरा नाम अमेरिकन एसोसिएशन फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस हो गया। 1975 में ऑफर्ड के परीक्षण को पुनः दोहराकर देखा गया कि वह अपने उद्देश्य को पूर्ण करता है कि नहीं। 1976 में पॉल हंसिंकर तथा गाइजीरिफ ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट को और अधिक पुख्ता करने के लिए उपरोक्त 7 टेस्ट आइटमों का विश्लेषण करने के पश्चात टेस्ट आइटम में कमी की गई तथा संख्या में कम किया गया और कुल मिलाकर 6 टेस्ट आइटम शामिल हो गए। टेस्ट आइटम के परीक्षण में स्ट्रेट नी सिटअप के साथ और भी विकल्प दिए
जैसे 7 मिनट वॉक या फिर 1.5 माइल रन वॉक या 12 माइल रन वॉक के लिए दूसरे तरफ जो एक टेस्ट आइटम हटाया गया वह था सॉफ्ट बॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस, या उनका मानना था डिस्टेंस उनका मानना था सॉफ्ट बॉल थ्रो फॉर डिस्टेंस था। उनका मानना था कि यह टेस्ट स्वास्थ्यता पर कम आधारित है तथा सांस्कृतिक ज़्यादा। पॉल हंसिंकर तथा गाइजी रिफ द्वारा जो इस परीक्षण में बदलाव किया गया उसमें निम्न 6 आइटम शामिल हैं, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं। पुलअप्स, स्ट्रेट नी सिटअप, शटल रन, स्टैंडिंग बोर्ड जंप या लॉन्ग जंप, 50 यार्ड डैश, 600 यार्ड रन वॉक। ये अब 6 आइटम अब किए जाते हैं ऑफर्ड में। अच्छा, इसमें एक बात याद रखिए कि 600 यार्ड रन टेस्ट जो है उसके जगह पे और ऑप्शन दिया गया, जैसे 1 माइल रन वॉक 10 से 12 साल के अगर हैं उनके लिए, 1.5 माइल रन वॉक अगर 13 साल या उससे ऊपर के हैं तो उनके लिए यह बनाया गया, 9 मिनट रन वॉक अगर 10 से 12 साल की कोई बच्चे हैं, 10 से 12 साल के कोई बच्चे हैं तो उनके लिए यह बनाया गया। 12 मिनट वॉक टेस्ट, 12 मिनट रन वॉक टेस्ट 13 साल या उससे ऊपर के हैं तो देखिए कुल मिलाकर 6 यार्ड रन पहले जो एक था उसके जगह पे ये सारे अलग ऑप्शन दिए गए, कोई भी इनमें से कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, पुलअप करने से आपके कंधों की मांसपेशियाँ कितने मजबूत हैं या सहनशील हैं इसको मापा जाता है। स्ट्रेट नी सिटअप से पैर के स्ट्रेट नी सिटअप से आपके पेट की मांसपेशियों की ताकत, लचीलापन, इसको देखा जाता है। शटल रन से आपकी एजिलिटी मापी जाती है, स्पीड मापा जाता है। स्टैंडिंग बोर्ड जंप से आपका लेग एक्सटेंशन मसल का एक्सप्लोसिव पावर देखा जाता है। 50 यार्ड डैश से आपका मैक्सिमम स्पीड देखा जाता है। 600 यार्ड रन वॉक से आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को मेज़र किया जाता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। 1979 में ऑफर्ड का नाम बदलकर 1979 में ऑफर्ड का नाम बदलकर अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस कर दिया गया। 1980 में ऑफर्ड ने हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस आइटम बनाया, जिसमें हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस टेस्ट के 5 कारकों के लिए टेस्ट बैटरी अपनाई गई। 5 कारकों के लिए टेस्ट बैटरी अपनाई गई, वो कौन कौन से हैं यहाँ देखिए। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है A 1 माइल रन वॉक और 9 मिनट रन वॉक, 12 मिनट रन वॉक टेस्ट किस चीज़ के लिए है, यह क्या चीज़ मापता है, सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम। सीट एंड रीच टेस्ट किस चीज़ को मापता है, फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स का। बेंट नी सिटअप, यह बेंट नी सिटअप क्या चीज़ मेजर करेगा, एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्किन फोल्ड टेस्ट और बॉडी मास इंडेक्स, यह किस चीज़ को मेज़र करेगा, यह आपके बॉडी कंपोजिशंस को मापता है। ऑफर्ड द्वारा निम्नलिखित जर्नल प्रकाशित किए गए, उन सभी प्रकाशन का नाम क्या था। अमेरिकन जर्नल फॉर हेल्थ एजुकेशन, जर्नल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस, स्ट्रैटेजी अ जर्नल फॉर फिजिकल एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन, रिसर्च क्वार्टरली फॉर एक्सपेसिस एंड स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कोचिंग जर्नल, वोमेन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी जर्नल, फ्री जर्नल, मेजरमेंट इन फिजिकल एजुकेशन एंड एक्सपेसिस साइंस जर्नल। तो कुल मिलाकर हमने ऑफर्ड के विषय में पढ़ा कि ऑफर्ड में 6 टेस्ट आइटम होते हैं, उन सभी का नाम पढ़ा हमने।
उसका फुल फॉर्म क्या है ये पढ़ा, और इसको डेवलप करने वाले का नाम पॉल हंसिंकर है, ये याद रखिए। आइए अब आगे आने वाले सभी मोटर फिटनेस टेस्ट को पढ़ते हैं। जेसीआर टेस्ट के विषय में पढ़ते हैं। जेसीआर को वर्टिकल जंप, चिनिंग अप और शटल रन। आप यहाँ बात समझ जाइए, जेसीआर टेस्ट का कुल मिला के मतलब होता है वर्टिकल जंप, चिनिंग अप और शटल रन। आइए इसके परिचय के बारे में पढ़ते हैं। इस परीक्षण को बर्नार्ड ई फ्लिप ने 1947 में बनाया, जब भारत हमारा आज़ाद हुआ था। इस परीक्षण को सबसे पहले आफर की शोध पत्रिका रिसर्च क्वार्टरली में प्रकाशित कराया गया। यह परीक्षण मोटर फिटनेस के परीक्षणों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस परीक्षण का नाम 3 अक्षर जेसीआर से मिलकर बनाया गया है, जंपिंग, चिनिंग, रनिंग। जंपिंग, चिनिंग, रनिंग। जंपिंग से तात्पर्य वर्टिकल जंप से है, चिनिंग से तात्पर्य चिनअप्स या पुलअप से है, तथा रनिंग से तात्पर्य शटल रन से है। इसका पर्पस क्या है? किसी व्यक्ति की गामक क्षमता योग्यता को मापना, जिसमें पैरों की शक्ति, हाथों की शक्ति, सहनशीलता तथा गति एवं चपलता आदि सम्मिलित है। सब्जेक्ट कॉलेज के छात्रों पर इस चीज़ को टेस्ट किया जाता है। और इसका रिलायबिलिटी क्या है, विश्वसनीयता 0.91 से लेकर 0.97। वर्टिकल जंप का पर्पस क्या है? पैरों की मांसपेशी विस्फोटक शक्ति को मापना। पैरों की मांसपेशियों विस्फोटक शक्ति को मापना। एरिया क्या है? टेस्ट एरिया एक दीवार पर माप स्केल एक औसत ऊंचाई से ऊपर अंकित किया जाता है। परीक्षण कैसे होगा? कर्ता दीवार के पास वाले हाथ दीवार पर अंकित मापन स्केल को छूता है और उस जगह पर पेंसिल या चौक से निशान लगा देता है। परीक्षक के संकेत करते ही कर्ता ऊपर की तरफ दीवार के समानांतर जंप करता है और अधिक ऊंचाई पर हाथों की उंगलियों से छूने का प्रयास करता है। इस दौरान उसके हाथ पर पाउडर, जिससे कि निशान साफ दिखाई दे, लगा होना चाहिए। स्कोर प्रारंभिक चिन्ह और अंतिम चिन्ह का अंतर ही उसका स्कोर होता है। कर्ता को 3 अवसर दिए जाते हैं और जो सबसे अंतिम अवसर को स्कोर होते ही माप लिया जाता है। चिन अप का पर्पस क्या है? भुजा तथा कंधों की मांसपेशियों की शक्ति तथा सहनशीलता को मापना। एरिया क्या है? खाली जगह पर हॉरिजॉन्टल बार का स्थापित या लगा देना। कैसे करेंगे चिन अप? इसमें कर्ता दोनों हाथों से हॉरिजॉन्टल बार को ओवर हैंड ग्रिप से पकड़ता है। परीक्षक के संकेत पर वह अपने शरीर ऊपर तरफ इतना ले जाता है कि जितना कि उसकी ठोड़ी बार के ऊपर दिखाई दे। फिर वह पूर्व स्थिति में आता है, जिसमें दोनों हाथ सीधे होने चाहिए। इस प्रकार इस क्रिया का अधिक से अधिक बार दोहराने का प्रयास किया जाता है। स्कोर क्या है? सही प्रकार के चिनअप्स का 1 अंक दिया जाता है। इसी प्रकार जितने चिनअप्स होते ही कर्ता को उतने ही अंक दिए जाते हैं, वही उसका स्कोर होता है। शटल रन, इसका पर्पस है शरीर की गति एवं चपलता को मापना, स्पीड और फुर्ती को मापना। टेस्ट एरिया क्या होगा? एक समतल मैदान पर 10 गज के अंतराल पर 2 रेखाएं खींची जाती हैं जो एक दूसरे के समानांतर होती हैं। एक रेखा स्टार्ट लाइन तथा दूसरी रिटर्निंग लाइन कहलाती है। अब इसमें देखिए प्रक्रिया क्या है। कर्ता प्रारंभिक लाइन के पीछे खड़ा होता है, संकेत मिलने के पश्चात रिटर्निंग लाइन तक जाकर उसे छूता है, पुनः प्रारंभिक लाइन की तरफ वापस आता है। इस प्रकार आना जाना 5 बार दोहराया जाता है। कुल मिलाकर कुल दूरी 100 गज की हो जाती है। स्कोर शटल रन में लगा हुआ कुल समय में इसका स्कोर होता है। नोट, इस परीक्षण के प्रमाण नॉर्म्स को बनाने के लिए 6 सिग्मा स्केल का प्रयोग किया जाता है। इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट
इंट्रोडक्शंस। यह एक गामक क्षमता को मापने संबंधी परीक्षण है। इसका निर्माण अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी में 1943 में कॉलेज के लड़कों के लिए, 1944 में हाई स्कूल के लड़के व लड़कियों के लिए तथा 1948 में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए बनाया गया। 1943 में कॉलेज के लड़कों के लिए इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट कार्ल डब्ल्यू बुकवाल्टर और कैरोलिना डब्ल्यू बुकवाल्टर ने बनाया। इस परीक्षण में निम्नलिखित 5 टेस्ट आइटम को सम्मिलित किया गया है, जिसमें 4 के बारे में ही यहाँ पर लगभग बताया गया। ये पढ़ते हैं उसके बारे में। पहला, पुलअप और स्ट्रैडल चिनअप। पुलअप संपूर्ण ऑफर यूथ फिटनेस टेस्ट की तरह ही है, जैसा ऑफर में करते हैं जनरली पुलअप्स वैसा ही है। स्ट्रैडल चिनअप्स। स्ट्रैडल चिनअप्स का यहाँ मतलब हो गया सिटअप। यह स्ट्रैडल चिनअप सिटअप के जैसा होता है। अब देखिए इसका पर्पस क्या है, सिटअप का पर्पस क्या होता है वो आप जानते ही हैं, फिर भी पढ़ लीजिए। पेट के एब्डोमिनल मसल मांसपेशी की ताकत व सहनशीलता को मापता है। प्रक्रिया क्या है? यह पेशी प्रकार का परीक्षण इसे साथी की सहायता से किया जाता है। इसे पार्टनर की मदद से किया जाता है। कर्ता फर्श या मैट पर सुपाइन पोजीशन, पीठ के बल लेटता है। उसका सहायक साथी दोनों ओर से पैर रखकर खड़ा होकर कर्ता के हाथों को हुक बनाकर पकड़ लेता है। परीक्षक के संकेत होने पर कर्ता अपने ऊपरी शरीर को सहायक के दोनों हाथों को पकड़ते हुए उठाता हुआ अपनी ठोड़ी को सहायक के जांघों तक ले जाता है, फिर आरंभिक स्थिति में आ जाता है। देखिए इसमें है क्या, स्कोर करने का टेक्निक। कर्ता द्वारा कम से कम समय में अधिक से अधिक चिनअप करना ही इसका स्कोर है, जिसकी मिनट या सेकंड तक गिनती की जाती है। एक तो हो गया पुलअप व स्ट्रैडल चिनअप, दूसरा है फ्लोर पुशअप। फ्लोर पुशअप इसका पर्पस क्या है? भुजा और कंधों की ताकत सहनशीलता को मापना। कैसे करेंगे? तो इसे कर्ता प्रोलाइन पोजीशन में पेट के बल लेट जाता है, दोनों हाथों के पंजों या हथेली के कंधों की बगल में रखता है, जिससे कि दोनों कोहनी के पास लगभग 90 डिग्री का कोण बनता है। पैरों के पंजे जमीन पर लगे रहते हैं। दोनों हाथों की सहायता से जमीन पर अलग हिस्सा ऊपर की तरफ उठाया जाता है, फिर पूर्व स्थिति में आ जाता है फ्लोर पुशअप में। लड़कियों के लिए इस परीक्षण में घुटनों को 90 डिग्री पर मोड़ना पड़ता है। स्कोर का टेक्निक है कर्ता से अधिक पुशअप करना ही इसका स्कोर होता है। वर्टिकल जंप कैसे होता है? वर्टिकल जंप ठीक जैसे कि JCR टेस्ट में बताया गया है उसी तरह से होता है। चौथा हो गया स्टैंडिंग बोर्ड जंप। स्टैंडिंग बोर्ड जंप भी वैसा ही होता है, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप वैसा ही होता है जैसा कि ऑफर टेस्ट में किया जाता है। आइए अब दूसरा मोटर फिटनेस टेस्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर है जिसका नाम है रॉस वेबर टेस्ट। रॉस वेबर टेस्ट को मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट के भी नाम से जाना जाता है। मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट। यह टेस्ट हंस राउस तथा रोथ पी हेर्स्कलैंड ने 1954 में फिजिकल टेस्ट मापने के लिए बनाया। इसके 6 बैटरीज हैं और 6 बैटरीज का नाम क्या है वो पहले समझ लीजिए। जैसे कि सिटअप हो गया, उसका नाम है एब्डोमिनल माइनस स्वाइस, मतलब एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग करना है सिटअप, फुल सिटअप। दूसरा है हाफ सिटअप की तरह करना है, एब्डोमिनल प्लस स्वाइस, बैक स्ट्रेंथ के लिए हाफ सिटअप करना है। पहला सिटअप, दूसरा हाफ सिटअप। तीसरा है स्वाइस एंड लोअर एब्डोमिनल, कहने का मतलब सिट एंड टो अप। आप जब सुपाइन कंडीशन में लेट जाते हैं, लेटने के बाद सोने के बाद बस पैरों को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना, वैसा ट्रेनिंग। चौथा अपर बैक मसल एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग के लिए आपको प्रोलाइन कंडीशन में सो जाना है
और अपर बॉडी को उठाकर रखना है। 5वां हो गया लोअर बैक ट्रेनिंग, लोअर बैक मसल ट्रेनिंग। इसमें फिर से आप प्रोलाइन कंडीशन में सो जाते हैं और जो आपका मिडिल टू लोअर बॉडी है उसको ऊपर उठाना है, लेग अप करना है। 6ठा है लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग मसल, मतलब एंड्योरेंस ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स ट्रेनिंग का। तो इसमें आपको स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हो जाना है और ज़मीन को छूने का प्रयास करना है। अब देखिए 6 को एक बार समझ लीजिए, 6 ट्रेनिंग को। एक तो हो गया सिटअप, दूसरा हो गया हाफ सिटअप, तीसरा हो गया सिट एंड टू अप, पूरा लेट जाना है, उसके बाद सिर्फ टू अप करना है। दूसरा चौथा हो गया, चौथा 5वां अपोजिट साइड में सोना है, मतलब प्रोलाइन कंडीशन में सोकर पहले अपर बैक को ऊपर उठा के रखना है, फिर उसके बाद लोअर बॉडी को उठा कर रखना है। और 6ठा हो गया स्टैंडिंग खड़े हो जाना है और ज़मीन को फिर छूने का प्रयास करना है। राउस वेबर में एक ही बात याद रखिए कि इसको किसने डेवलप किया, और यह मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ग्लोअर फिजिकल टेस्ट प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए यह टेस्ट बनाया गया है। इसके टेस्ट आइटम जैसे कि स्टैंडिंग बोर्ड जंप हो गया एक्सप्लोसिव पावर लेग के लिए, शटल रन स्पीड और एजिलिटी को डेवलप करने के लिए, सी क्रॉल, सी क्रॉल मतलब एंड्योरेंस क्षमता डेवलप करना है। अब सी क्रॉल होता है कैसे है, जैसे कि पुशअप पोजीशन में आ जाइए और हाथों के सहारे चलने का प्रयास कीजिए, वैसे ही सी क्रॉलिंग बोलते हैं। सिटअप, सिटअप्स करना है एब्डोमिनल स्ट्रेंथ के लिए। ग्लोअर फिजिकल टेस्ट में आप देख लीजिए ये सारे आइटम आते हैं। अब मोटर फिटनेस टेस्ट है एक जिसका नाम है ऑरिगन मोटर फिटनेस टेस्ट। यह परीक्षण ऑरिगन स्कूल में 1962 में बनाया गया। इस परीक्षण में विद्यालय के छात्रों के कक्षा स्तर के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। एक, सबसे पहला यह पुरुष छात्रों के लिए बनाया गया, जैसे कि अपर एलिमेंट्री स्कूल वालों के लिए, अपर एलिमेंट्री स्कूल लेवल के लिए जो तैयार किया गया वह है स्टैंडिंग बोर्ड जंप, फ्लोर पुशअप, नी टच सिटअप। अब यह भी ध्यान रखिए साथ ही साथ स्टैंडिंग बोर्ड जंप करते हैं तो एक्सप्लोसिव लेग पावर चेक होता है, फ्लोर पुशअप करते हैं तो आर्म एंड शोल्डर का स्ट्रेंथ एंड्योरेंस चेक होता है, नी टच सिटअप करते हैं तो एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथ एंड्योरेंस चेक होता है। जूनियर के लिए जो बनाया गया है जूनियर एंड सीनियर हाई स्कूल लेवल के लिए, उसमें था पुलअप्स, जंप एंड रीच मतलब कि वर्टिकल जंप, तीसरा था 160 यार्ड पोटैटो रेस। अब इसमें क्या है देखिए, पुलअप यह टेस्ट लिया जाता है आर्म्स एंड शोल्डर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए, जंप एंड रीच मतलब वर्टिकल जंप जो है एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग के लिए टेस्ट किया जाता है, और तीसरा 160 यार्ड पोटैटो रेस जो है यह स्पीड और कोऑर्डिनेशंस के लिए 160 यार्ड पोटैटो रेस टेस्ट लिया जाता है। ऑरिगन स्कूल टेस्ट में महिलाओं छात्रों के लिए जो था उसमें 3 तरह का टेस्ट, हैंगिंग इन आर्म फ्लैक्शन पोजीशन में, यह था आर्म एंड शोल्डर मस्कुलर एंड्योरेंस के लिए, स्टैंडिंग बोर्ड जंप पावर ऑफ लेग के लिए, क्रॉस आर्म कर्ल अप एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस के लिए यह टेस्ट लिया जाता है। आइए अब पढ़ते हैं जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट। जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट इसको डेवलप किसने किया उसके विषय में पढ़िए। मैक्लॉय जनरल मोटर एबिलिटी एंड कैपेसिटी टेस्ट, यह परीक्षण C.H. मैक्लॉय तथा नॉर्मा डी यंग ने 1954 में बनाया। बहुत सारे ऐसे जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट हैं जिसमें से एक ये हो गया। दूसरा है लार्सन टेस्ट, यह परीक्षण लियोनार्ड ए लार्सन ने 1940 में बनाया। तीसरा न्यूटन मोटर एबिलिटी टेस्ट फॉर हाई स्कूल गर्ल्स 1939 में बनाया। बैरो मोटर एबिलिटी टेस्ट, इसको हैरोल्ड एम बैरो ने कॉलेज के छात्रों के मोटर एबिलिटी को मापने के लिए 1954 में बनाया।
रोजर स्ट्रेंथ टेस्ट, यह परीक्षण मांसपेशीय ताकत मापने के लिए, रोजर स्ट्रेंथ टेस्ट यह परीक्षण मांसपेशीय ताकत मापने के लिए फ्रेडरिक रेंज रोजर ने 1926 में बनाया। इसमें 7 आइटम हैं, 7 टेस्ट आइटम है। एक तो हो गया बैक लिफ्ट, लेग लिफ्ट, पुल अप्स, पुशअप्स, राइट हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ, लेफ्ट हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ, लंग कैपेसिटी। यह 7 टेस्ट आइटम है रोजर स्ट्रेंथ टेस्ट में। ये एक मांसपेशी ताकत को मापने वाला परीक्षण है। देखिए अब बैक लिफ्ट में डायनमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेग लिफ्ट में भी डायनमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। पुलअप और पुशअप जो ट्रेनिंग करते हैं, पुलअप में आर्म और शोल्डर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को मापते हैं पुलअप और पुशअप में। राइट हैंड ग्रिप में मैन्योमीटर का इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट हैंड ग्रिप में भी मैन्योमीटर का इस्तेमाल करते हैं और लंग्स कैपेसिटी के लिए स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट, यह कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट तो एक हो गया लंग्स और हार्ट का कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। यह हृदय व फेफड़ों की वह क्षमता है जो किसी क्रिया को लंबे समय तक थकान की स्थिति में भी अपना सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है, 1.5 माइल रन वॉक टेस्ट आफर टेस्ट की तरह, 600 यार्ड रन वॉक टेस्ट, 9 मिनट रन वॉक टेस्ट, 1 माइल रन टेस्ट, यह सभी कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट हैं। आइए कुछ और है, जैसे कि 12 मिनट रन वॉक टेस्ट जिसको कूपर टेस्ट भी बोलते हैं, टर्टल प्लस रेशियो टेस्ट, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, क्वींस कॉलेज स्टेप टेस्ट, क्रॉच बॉयज स्टेप टेस्ट, मल्टी स्टेज शटल रन टेस्ट, VO2 मैक्स, गैस एनालाइजर टेस्ट, पेसर 20 मीटर शटल रन, स्ट्रैंड रिमिंग सब मैक्सिमल एरोबिक टेस्टिंग, कॉटन सब मैक्सिमल एरोबिक टेस्ट, वॉकिंग रनिंग एंड स्विमिंग एरोबिक टेस्टिंग, 12 मिनट स्विमिंग, 12 मिनट साइकिलिंग टेस्ट। यह जितने भी टेस्ट आपको बताए गए हैं, यह परीक्षण सिर्फ और सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस कैपेसिटी के लिए टेस्ट किए जाते हैं। अब आइए सबके विषय में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। 1.5 माइल रन वॉक टेस्ट आफर टेस्ट, यह परीक्षण आफर के अंतर्गत पॉल हंसिंकर तथा गे रिफ ने 1976 में सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को मापने के लिए बनाया था। 600 यार्ड रन वॉक आफर की तरह ही यह भी है, इसको भी उन्होंने ही बनाया था, पॉल हंसिंकर और गे रिफ ने 1976 में सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को मापने के लिए। 9 मिनट रन वॉक और 1 माइल रन वॉक और 12 मिनट रन वॉक आफर टेस्ट में, यह आफर टेस्ट के अंतर्गत पॉल हंसिंकर और गे रिफ ने 1976 में सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को मापने के लिए बनाया था। 1 माइल रन वॉक टेस्ट, यह परीक्षण आफर्ड के अंतर्गत पॉल हंसिंकर और गे रिफ ने 1976 में सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को मापने के लिए बनाया था। यह जितना भी ऊपर से 1 से लेकर 4 तक है, आफर टेस्ट के अंतर्गत ही आता है। तो आफर टेस्ट तो अच्छे से उसके सभी टेस्ट आइटमों को याद रखें। 5वां 12 मिनट रन टेस्ट, जिसे कूपर टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। 12 मिनट रन टेस्ट, जिसे कूपर टेस्ट के भी नाम से जानते हैं, यह परीक्षण कैनिथ एच कूपर ने 1970 में सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को मापने के लिए बनाया था। टर्टल प्लस रेशियो टेस्ट, यह टेस्ट W टर्टल एंड RC विलिंकिंस 1930 में यूएसए की यूनिवर्सिटी में बनाया। इस टेस्ट का उद्देश्य क्या है? टर्टल प्लस रेशियो टेस्ट का उद्देश्य है कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस को मापना। इस परीक्षण के लिए 13 इंच ऊंची बेंच का प्रयोग किया जाता है। पहले कर्ता को आराम की स्थिति में 1 मिनट की हृदय गति मापी जाती है, फिर वह 1 मिनट तक बेंच की मदद से सिटअप और सिट डाउन अभ्यास करता है। टर्टल प्लस रेशियो में सिट अप और सिट डाउन अभ्यास करता है। 1 मिनट के अभ्यास के तुरंत बाद क्षतिपूर्ति काल में 2 मिनट का हृदय गति मापी जाती है।
तत्पश्चात कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस मापने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि यहाँ दिया हुआ है। इस सूत्र को एक बार अच्छे से देख ले और छाप ले, दिमाग में एकदम फिक्स कर ले, यह पूछा जा सकता है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, देखिए यह भी स्टेप टेस्ट कुछ वैसा ही है, इसको भी अच्छे से समझ ले। यह टेस्ट लुसियन ब्रोहा ने 1943 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में बनाया। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मापना है। इस हेतु लुसियन ब्रोहा द्वारा फिजिकल एफिशिएंसी इंडेक्स PEI की गणना की जाती है। तरीका क्या है? ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन ए सेकेंड, जितने देर का एक्सरसाइज है उसको यहाँ सेकेंड में लिखिए, उसको 100 से गुना कीजिए। अब सम ऑफ प्लस काउंट ड्यूरिंग रिकवरी, अब उसके रिकवरी फेज के दौरान में क्या पल्स रेट है उसको यहाँ पर लिखिए और 2 से गुना करके कैलकुलेट कर लीजिए। अब नहीं समझ में आ रहा है तो डिटेल यहाँ दिया हुआ है, एक बार समझ लीजिए। जैसे कि इस परीक्षण के लिए 20 इंच बेंच का प्रयोग सिट अप सिट डाउन अभ्यास के लिए किया जाता है। इसमें अभ्यास बिना रुके 5 मिनट तक किया जाता है, मतलब 5 मिनट, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड 600 सेकेंड हो गया। अभ्यास के तुरंत बाद कर्ता को क्षतिपूर्ति के लिए कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। क्षतिपूर्ति के लिए 1 मिनट समाप्त होने के पश्चात 1.5 मिनट तक की हृदय गति मापी जाती है, फिर 2 से 2.5 मिनट की, फिर 3 से 3.5 मिनट की। उसके पश्चात एफिशिएंसी इंडेक्स नामक सूत्र में गणना की जाती है, जिससे उस कर्ता का कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस मापा जाता है। देखिए सबसे पहले रिकवरी फेज के दौरान में 1 मिनट समाप्त जैसे ही हो गया तो 1.5 मिनट तक उसका हृदय गति मापेगा, फिर 2 से 3 मिनट के दौरान का हृदय गति मापेगा और 3 से 3.5 मिनट के बीच का उसका हृदय गति मापेगा और तीनों को कैलकुलेट करके एक जगह लिखेगा जहाँ पर है सम ऑफ पल्स काउंट ड्यूरिंग रिकवरी। फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है, जो भी आएगा वो उसका इंडेक्स से मिलाकर चेक करना है। 8वां क्वीन कॉलेज स्टेप टेस्ट, यह परीक्षण WD मैकआर्डल तथा साथियों ने 1972 में बनाया था। इसका नॉर्म्स 1973 में तैयार किया गया। इसका मॉडिफिकेशन परीक्षण कैच तथा WD मैकआर्डल ने 1983 में बनाया। यह परीक्षण VO2 मैक्स मापता है। 9वां क्रॉच बॉयज स्टेप टेस्ट, यह सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मापता है। मल्टी स्टेज शटल रन, यह परीक्षण सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस के साथ साथ एजिलिटी भी मापता है। VO2 मैक्स गैस एनालाइजर, यह उपकरण VO2 मैक्स मापता है। अब देखिए यहाँ पर मैक्स इक्वल टू हो गया मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, अधिकतम ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता। मैक्सिमम हार्ट रेट 220। देखिए आप जब कभी किसी का MHR मैक्सिमम हार्ट रेट निकालना चाहते हैं तो फिर उसका तरीका क्या है? किसी भी इंसान का मैक्सिमम हार्ट रेट निकालना चाहते हैं तो 220 लिखकर उसमें माइनस कर दीजिए उसका उम्र, आपको इससे पता चल जाएगा कि उसका मैक्सिमम हार्ट रेट क्या हो सकता है। इक्विपमेंट बाइसिकल एर्गोमीटर, देखिए VO2 मैक्स एक व्यक्ति के अभ्यास के दौरान जब अधिकतम हृदय दर हो जाए उस दौरान 1 मिनट में जितनी ऑक्सीजन ग्रहित की जाती है हम उसका VO2 मैक्स कहते हैं। इसके लिए बाइसिकल एर्गोमीटर या ट्रेडमिल नामक उपकरण का उपयोग किया जाता है। अधिकतम हृदय गति मापने के लिए किया जाता है तथा ग्रहित की गई ऑक्सीजन की मात्रा को नापने के लिए VO2 गैस एनालाइजर का प्रयोग किया जाता है। 12 पेसर 20 मीटर शटल रन, यह परीक्षण सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस मापता है। एस्ट्रैंड रिमिंग सब मैक्सिमल एरोबिक टेस्टिंग, यूज ऑफ स्टेपिंग एक्सरसाइज। 14 कॉटन सब मैक्सिमल एरोबिक टेस्ट। 15 वॉकिंग रनिंग एंड स्विमिंग एरोबिक टेस्टिंग। 16 12 मिनट स्विमिंग 12 मिनट साइकिलिंग टेस्ट। यह दोनों परीक्षण केनेथ एच कूपर ने 1982 में सब मैक्सिमल एरोबिक क्षमता मापने के लिए बनाया। 17 ट्रेडमिल मेथड
मैक्सिमल एरोबिक टेस्ट, इस चीज़ को एक बार देख लीजिए। 18 बाइस्किल एर्गोमीटर मेथड, मैक्सिमल एरोबिक टेस्ट, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, उस चीज़ को देख लीजिए। 19 मस्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट, स्टैटिक एंड आइसोमेट्रिक मस्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट। एक जब आप यहाँ पे पढ़ते हैं मस्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट में स्टैटिक और आइसोमेट्रिक मस्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट, तो इसमें आ जाता है फ्लेक्स आर्म हैंग, रिपीटेटिव आइसोमेट्रिक मस्कुलर इंड्योरेंस, ग्रिप डायनोमीटर मस्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट। दूसरा स्टैटिक के बाद हो जाता है डायनेमिक और आइसोटोनिक मस्कुलर इंड्योरेंस, जिसमें बेंट नी सिटअप और प्रेस अप टेस्ट आता है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए देखिए, ये जो था, ये जो अभी आपने पढ़ा 19वां, यह है मस्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट का उदाहरण, जिसमें स्टैटिक में आइसोमेट्रिक मस्कुलर इंड्योरेंस टेस्ट आ गया और डायनेमिक आइसोटोनिक में ये सारा आ गया, वो देख लीजिए। अब आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, मापने के लिए कौन कौन सा टेस्ट बना है। सिट एंड रिच टेस्ट, टाइकी टेस्ट, शोल्डर एंड रिस्ट एलिवेशन टेस्ट, साइड स्प्लिट टेस्ट, ब्रिज अप टेस्ट, गोनियोमीटर टेस्ट, फ्लेक्सोमीटर टेस्ट। ये जितने भी टेस्ट हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आते हैं। बॉडी कॉम्पोजिशंस के लिए कौन से टेस्ट हैं, जैसे एक तो हो गया BMI, दूसरा हो गया स्किन फोल्ड कैलिपर मशीन। एक्सप्लोसिव पावर टेस्ट के लिए कौन कौन से टेस्ट लिए जा सकते हैं। एथलीट पावर टेस्ट, एथलीट पावर टेस्ट में आपका आ जाता है स्टैंडिंग बोर्ड जंप, वर्टिकल जंप, सार्जेंट जंप, वर्टिकल आर्म पुलअप टेस्ट जिसे मोकअप भी बोलते हैं, मेडिकल बॉल थ्रो। एक हो गया एथलेटिक पावर टेस्ट। अब दूसरा होता है वर्क पावर टेस्ट। वर्क पावर टेस्ट में वर्टिकल पावर जंप, वर्टिकल आर्म पुलअप्स। तीसरा है मर्गारिया एनारोबिक पावर टेस्ट। ये सारा टेस्ट एक्सप्लोसिव पावर टेस्ट के लिए। एजिलिटी टेस्ट, फुर्ती के लिए कौन कौन सा टेस्ट मेजरमेंट किया जाता है। साइड स्टेपिंग, ऑब्स्टेकल रन, स्क्वाट थ्रस्ट जिसे बर्पी टेस्ट कहते हैं, शटल रन, लीनियस शटल रन, सीमो एजिलिटी टेस्ट, राइड बुमरंग टेस्ट, डॉजिंग रन टेस्ट। ये सारा टेस्ट एजिलिटी को मापता है। बैलेंस टेस्ट, बैलेंस के लिए कौन कौन सा टेस्ट है। स्टैटिक बैलेंस टेस्ट, डायनेमिक बैलेंस टेस्ट, स्टैटिक बैलेंस टेस्ट, स्टॉक स्टैंड टेस्ट, बास स्टिक टेस्ट, लेंथ वाइज, क्लॉक वाइज, प्रोग्रेसिव इन्वर्टेड बैलेंस टेस्ट, स्ट्राइप्ड बैलेंस, टिप अप बैलेंस, हेड बैलेंस, लेवलोमीटर टेस्ट, डायनेमिक बैलेंस टेस्ट। अब इसमें आ जाता है डायनेमिक बैलेंस टेस्ट में मॉडिफाइड बास टेस्ट फॉर डायनेमिक बैलेंस, बैलेंस बैकवर्ड टेस्ट, बैलेंस बीम वॉक, नेल्सन बैलेंस बीम टेस्ट। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बैलेंस टेस्ट में स्टैटिक टेस्ट बहुत तरह के होते हैं, डायनेमिक बैलेंस टेस्ट बहुत तरह के होते हैं, प्रोग्रेसिव इन्वर्टेड बैलेंस टेस्ट बहुत तरह के होते हैं, लेवलो टेस्ट बहुत तरह के होते हैं और डायनेमिक टेस्ट। अब स्पीड टेस्ट के लिए जैसे कि 300 मीटर स्प्रिंट टेस्ट लिया जाता है, फ्लाइंग स्टार्ट 30 मीटर स्प्रिंट टेस्ट लिया जाता है, 50 यार्ड डैश टेस्ट लिया जाता है, डिस्टेंस टेस्ट 4.6 सेकेंड और 8 सेकेंड के अंदर। यह सारा स्पीड के लिए मेजरमेंट किया जाता है इन सभी टेस्ट के माध्यम से। रिएक्शन टाइम को डेवलप करने के लिए कौन सा टेस्ट लिया जाता है। नेल्सन हैंड रिएक्शन टेस्ट, नेल्सन फुट रिएक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक विजुअल हैंड रिएक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक ऑडियोट्री रिएक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक विजुअल फुट रिएक्शन टेस्ट, रूलर ड्रॉप टेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक टैक्टिकल हैंड रिएक्शन टाइम टेस्ट। तो रिएक्शन टाइम को अच्छा करना है तो इन सभी टेस्ट के माध्यम से गुजरना होगा। कोऑर्डिनेशन टेस्ट,
कोऑर्डिनेशन टेस्ट के लिए आता है आई हैंड कोऑर्डिनेशन टेस्ट, आई फुट कोऑर्डिनेशन टेस्ट, अपर लिम्ब कोऑर्डिनेशन टेस्ट। मोटर एडुकेबिलिटी टेस्ट के लिए बहुत सारा टेस्ट है, जिसमें से एक आता है IOWA ब्रास टेस्ट। यह परीक्षण डेविड के ब्रास ने 1927 में मोटर एडुकेबिलिटी को मापने के लिए 20 स्टेटस को अपनाया। बी मैथनी जॉनसन टेस्ट। यह परीक्षण ग्रैनविली बी जॉनसन ने 1932 में मोटर एडुकेबिलिटी के अंतर्गत नेटिव न्यूरोमस्कुलर स्किल कैपेसिटी को मापने के लिए बनाया, जिसमें 10 स्टंट्स को शामिल किया गया। सन 1938 में एलियानोर मैथनी ने इसको मॉडिफाई किया और सिर्फ 4 स्टंट्स को शामिल किया। एडम्स स्पोर्ट्स टाइप टेस्ट। आर्थर आर एडम्स ने यह परीक्षण 1954 में मोटर एडुकेबिलिटी को मापने के लिए बनाया, जिसमें 4 टेस्ट आइटम को शामिल किया गया। देखिए, आर्थर आर एडम्स ने यह परीक्षण 1954 में मोटर एडुकेबिलिटी को मापने के लिए बनाया, जिसमें 4 टेस्ट आइटम को शामिल किया गया। बॉल वॉली टेस्ट, लाइंग टेनी बॉल कैच, बॉल बाउंस टेस्ट, बास्केटबॉल शूटिंग टेस्ट। अब देखिए, बहुत सारे स्किल टेस्ट हैं, बहुत सारे स्किल को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो बनाए गए, जैसे कि सॉकर टेस्ट, मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट। इसके विषय में जान जाइए। बहुत सारे खेलों में अलग अलग स्किल होते हैं, तो कुछ एक स्किल को डेवलप करने का तरीका यहाँ पर दिया गया, जैसे कि सॉकर टेस्ट। एक मैकडोनाल्ड सॉकर टेस्ट। यह परीक्षण लॉयड जी मैकडोनाल्ड ने 1951 में स्प्रिंगफील्ड कॉलेज में बनाया। इस परीक्षण को विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के लिए बनाया गया था, सर्वप्रथम बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों की जनरल सॉकर एबिलिटी के अंतर्गत किकिंग वॉलिंग एबिलिटी मापना था। इस परीक्षण की विश्वसनीयता विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के लिए 0.94 था, जूनियर यूनिवर्सिटी प्लेयर के लिए 0.63 था, फ्रेश यूनिवर्सिटी प्लेयर के लिए 0.77 था और कंबाइंड ग्रुप के लिए 0.85 था। इस परीक्षण क्षेत्र में एक बैकबोर्ड 30 फीट वाइड मल्टीप्लाई सारे। देखिए, इस परीक्षण क्षेत्र में एक बैकबोर्ड जो 30 फीट चौड़ा होना चाहिए और 11.5 फीट का हाइट होना चाहिए, एक रेस्ट्रेनिंग लाइन होना चाहिए, प्रारंभिक रेखा होना चाहिए, 5 फीट की दूरी पर खिलाड़ी को शुरू करने का आदेश मिलने पर 30 सेकंड में अधिक से अधिक बार बॉल को बैकबोर्ड में किक करना होता है। ऐसे उसको 4 मौके मिलेंगे, 4 ट्रायल में अच्छे ट्रायल को गिना जाएगा। दूसरा जॉनसन सॉकर टेस्ट। इस परीक्षण को जोसेफ आर जॉनसन ने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में 1963 में बनाया। इस परीक्षण का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ी की जनरल सॉकर प्लेइंग एबिलिटी के अंतर्गत किकिंग वॉलिंग एबिलिटी को मापना था। यह परीक्षण भी विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के लिए बनाया गया। इसकी विश्वसनीयता 0.92 है। इसके परीक्षण क्षेत्र में खेल में प्रयोग होने वाले गोल की माप को दीवार पर चिन्हित किया जाता है, जैसे कि दीवार पर माप होना चाहिए 24x8 फीट और प्रारंभिक रेखा जो है 15 फुट की दूरी पर होना चाहिए। बॉल बॉक्स भी 15 फीट की दूरी पर प्रारंभिक रेखा से होता है। 3 ट्रायल 30 सेकंड के दिए जाते हैं और अच्छा काउंट किया जाता है, अच्छा वाले को काउंट किया जाता है। क्रू सॉकर टेस्ट, जिसमें 2 टेस्ट बैटरी रखी गई, बॉल कंट्रोल एक, दूसरा बॉल ड्रिबलिंग। तो इन सभी सॉकर टेस्ट को याद रखिए। अब आइए वॉलीबॉल टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। वॉलीबॉल टेस्ट को मेज़र करने के लिए बनाया गया, एक तो नाम है रसल लेंज वॉलीबॉल टेस्ट, दूसरा ब्रैडी वॉलीबॉल टेस्ट। रसल लेंज वॉलीबॉल टेस्ट, इस परीक्षण में नाओमी रसल तथा एलिजाबेथ लेंज ने 1940 में बनाया। इस परीक्षण का उद्देश्य जूनियर हाई स्कूल के छात्रों
को जनरल वॉलीबॉल प्लेइंग एबिलिटी के अंतर्गत सर्विस और वॉलोइंग क्षमता को मापना था। यह परीक्षण एस्थर एल फ्रांस, ब्रैनिस और आई कूपर द्वारा बनाए गए 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षा के छात्राओं के लिए परीक्षण का मॉडिफिकेशन है। दोनों ही परीक्षणों की वैधता, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता में अंतर नहीं पाया गया था। इस परीक्षण में 2 टेस्ट बैटरी का प्रयोग किया गया, एक तो सर्विसिंग टेस्ट का, दूसरा वॉलोइंग टेस्ट का। ब्रैडली वॉलीबॉल टेस्ट, यह परीक्षण जॉर्ज एफ ब्रैडी ने 1945 में कॉलेज के पुरुष छात्रों के लिए बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य जनरल वॉलीबॉल प्लेइंग एबिलिटी के अंतर्गत वॉलोइंग क्षमता मापना था। 3 बास्केटबॉल टेस्ट, बास्केटबॉल, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट, नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट, एस्ट्रॉप बास्केटबॉल टेस्ट। देखिए, जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट के अंतर्गत इस परीक्षण को एल विलियम जॉनसन ने 1934 में बनाया था। इस परीक्षण का उद्देश्य जनरल बास्केटबॉल प्लेइंग एबिलिटी के अंतर्गत आने वाले कौशल को मापना है, जिसमें फील्ड गोल, स्पीड टेस्ट, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी ड्रिबल, बॉल हैंडलिंग, फुटवर्क, जंप एंड रिच, डॉजिंग रन। इस परीक्षण की विश्वसनीयता 0.89 तथा वैधता 0.88 मापी गई। इस परीक्षण में उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 3 टेस्ट बैटरी का प्रयोग किया गया। एक फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, दूसरा बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी, तीसरा ड्रिबल। आइए अब पढ़ते हैं नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट। यह परीक्षण रॉबर्ट डी नॉक्स ने 1947 में जनरल बास्केटबॉल प्लेइंग एबिलिटी मापने के लिए बनाया है। 4 टेस्ट बैटरी का प्रयोग किया, जिसमें स्पीड ड्रिबल, वॉल बाउंस, ड्रिबल शूट, पैनिक कप टेस्ट। इस टेस्ट की विश्वसनीयता 0.88 तथा अन्य टेस्ट बैटरी की विश्वसनीयता 0.58 से लेकर 0.90 के बीच था। एस्ट्रॉप बास्केटबॉल टेस्ट, एस्ट्रॉप बास्केटबॉल टेस्ट, यह परीक्षण फ्रांस एस्ट्रॉप ने 1955 में जनरल बास्केटबॉल प्लेइंग एबिलिटी को मापने के लिए 3 टेस्ट बैटरी का प्रयोग किया गया, जो कि था गोल शूटिंग, वॉल पासिंग, ड्रिबलिंग। हैरिसन बास्केटबॉल टेस्ट, यह परीक्षण एडवर्ड आर हैरिसन ने 1969 में जनरल बास्केटबॉल प्लेइंग एबिलिटी मापने के लिए बनाया। इसके लिए 4 टेस्ट बैटरी को अपनाया गया, गोल शूटिंग, स्पीड पास, ड्रिबल, रिबाउंडिंग। उपरोक्त टेस्ट बैटरी की विश्वसनीयता 0.72 से 0.96 मध्य आंकी गई। टेनिस टेस्ट, देखिए, अब जब टेनिस टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए 2 तरह का टेस्ट है टेनिस टेस्ट में। डायर टेनिस बैकबोर्ड टेस्ट, दूसरा ब्रोअर मिलर टेनिस टेस्ट। डायर टेनिस बैकबोर्ड टेस्ट, यह परीक्षण जॉना टी डायर ने 1935 सामान्य टेनिस प्लेइंग एबिलिटी मापने के लिए बनाया। ब्रोअर मिलर टेनिस टेस्ट, इस परीक्षण को मैरियन आर ब्रोअर तथा डोना मैक मिलर ने 1950 में जनरल टेनिस प्लेइंग एबिलिटी के अंतर्गत फोरहैंड तथा बैकहैंड ड्राइव को मापने के लिए बनाया। इस परीक्षण की विश्वसनीयता 0.80 है। तीसरा टेस्ट हो गया, इसमें टेनिस टेस्ट में तीसरा हो गया हीविट टेनिस टेस्ट, जिसे कि जैकी हेविट ने बनाया। चौथा हो गया एवरी रिचर्डसन सर्विस टेस्ट, सर्व टेस्ट। आइए पढ़ते हैं बैडमिंटन टेस्ट के बारे में। बैडमिंटन टेस्ट को डेवलप करने के लिए फ्रेंच स्टाल्टर बैडमिंटन टेस्ट बनाया गया, लॉकहार्ट मैकफर्सन बैडमिंटन टेस्ट और मिलर वॉल वॉली टेस्ट बनाया गया। मिलर वॉल वॉली टेस्ट बनाया गया। देखिए, फ्रेंच स्टाल्टर बैडमिंटन टेस्ट, यह परीक्षण एस्थर फ्रांस तथा एविलाइन स्टाल्टर ने 1949 में कॉलेज की महिलाओं के लिए जनरल बैडमिंटन एबिलिटी टेस्ट के लिए 2 टेस्ट बैटरी शामिल किए, एक सर्विस टेस्ट, दूसरा क्लियर टेस्ट। यह परीक्षण की विश्वसनीयता 0.77 से 0.88 के बीच है।
लॉकहार्ट मैकफर्सन बैडमिंटन टेस्ट। यह परीक्षण एलेंस लॉकहार्ट एंड फ्रांस मैकफर्सन ने 1949 में जनरल प्लेइंग बैडमिंटन एबिलिटी के अंतर्गत बॉलिंग एबिलिटी को मापने के लिए बनाया। इस परीक्षण की विश्वसनीयता 0.90 है। मिलर वॉल वॉली टेस्ट। इस परीक्षण को फ्रांस ए मिलर ने 1951 में पुरुषों और महिलाओं के लिए जनरल बैडमिंटन प्लेइंग एबिलिटी के अंतर्गत बॉलिंग एबिलिटी को मापने के लिए बनाया। इसकी विश्वसनीयता 0.95 है। हॉकी। इसके मिथालस एंड फ्रेंच हॉकी टेस्ट। इस परीक्षण को मैर्ग्रॉट इसके मिथालस एंड एस्थर फ्रांस ने 1940 में जनरल हॉकी प्लेइंग एबिलिटी मापने के लिए 3 टेस्ट बैटरी को अपनाया: द ड्रिबल, डॉज, सर्कुलर टैकल एंड डाइव। दूसरा गोल शूटिंग, तीसरा फील्डिंग एंड डाइव। दूसरा जो हो गया इसके मिथालस एंड फ्रेंच हॉकी टेस्ट के बाद वो हो गया हरबंस सिंह ड्रिबल एंड गोल शूटिंग टेस्ट। कुल मिला के जितना भी ये टेस्ट बनाया गया है एक बार उसको पढ़ ले, दोबारा रिपीट कर ले। शारीरिक शिक्षा में प्रयोग होने वाले उपकरण एवं परीक्षण। आइए अब पढ़ते हैं एपरेटस के बारे में, जो कुछ उपकरण यूज़ किए जाते हैं उनके विषय में, और कुछ टेस्ट के विषय में जो फिजिकल एजुकेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। 1. गोनियोमीटर मांसपेशी की कार्य क्षमता व लचीलेपन को मापता है। जोड़ के पास 2 अंगों के बीच का कोण मापना गोनियोमीटर का काम है। एल्गन, यह एक विद्युतीय गोनियोमीटर है। यह एक विद्युतीय गोनियोमीटर है जिसे हम कहते हैं एल्गन। मायोग्राफी, मांसपेशियों के संकुचन मापन यंत्र को मायोग्राफी बोलते हैं। मांसपेशियों के संकुचन मापन यंत्र को मायोग्राफी बोलते हैं। सिनेमैटोग्राफी, खिलाड़ी की कौशल युक्त क्रिया का अध्ययन करता है सिनेमैटोग्राफी। बायोप्सी टेक्निक, बायोप्सी टेक्निक मांसपेशी के तंतु का वर्गीकरण करता है बायोप्सी टेक्निक। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता का पता लगाना, एक्शन पोटेंशियल का पता लगाने का काम है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। और सिर्फ मायोग्राफी का काम है मांसपेशी के संकुचन का मापन करना। मांसपेशियों के क्रियात्मक क्षमता एक्शन पोटेंशियल का पता करने का काम है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, और मांसपेशियों के संकुचन का मापन करने का यंत्र है मायोग्राफी। 7. डायनमोमीटर, कमर, पैर, हाथ आदि की ताकत को मापता है। डायनोमीटर, शरीर की बनावट मापक यंत्र है डायनोमीटर। मैन्योमीटर, ग्रिप स्ट्रेंथ, हाथों की पकड़ की ताकत मापता है। स्टेथोस्कोप, हृदय धड़, हार्ट बीट, हृदय की धड़कन को मापता है स्टेथोस्कोप। स्फिग्नोमैनोमीटर, यह ब्लड प्रेशर, रक्त दाब को मापता है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्किन फोल्ड कैलिपर, मोटापा या लीन बॉडी मास को मापता है। स्टेडियोमीटर, ऊंचाई मापन यंत्र है, मानव की लंबाई का ऊंचाई मापन यंत्र है। एंथ्रोपोमेट्रिकल रॉड, शरीर के विभिन्न अंगों की लंबाई को मापता है। स्कॉलियोमीटर, यह रीढ़ की हड्डी का तिरछापन या झुकाव होना इसको मापता है। स्पाइनोग्राफ, यह रीढ़ की हड्डी का तिरछापन या झुकाव मापता है। देखिए स्कॉलियोमीटर और स्पाइनोग्राफ दोनों का काम एक ही है। स्पाइनोग्राफ किसी भी हड्डी के झुकाव को दर्शाता है, दिखाता है ग्राफ पेज पर। सीटी स्कैन, संपूर्ण शरीर में किसी असामान्य स्थिति या विकृति का पता लगाने का काम है सीटी स्कैन का। स्पीडोमीटर, क्रिकेट की गेंद की रफ्तार को मापने का काम करता है स्पीडोमीटर। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय संबंधी असमानता का पता लगाता है। ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ, यह मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाता है।
EEG। आता एनालाइजर, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का शरीर में पता लगाने का काम है आता है स्लाइजर का। मैजिक आई, जैवलिन को दूरी मापने का यंत्र है, जैवलिन की दूरी मापने का यंत्र है। प्रेशर गेज, खेलों के उपकरण में हवा का दाब नापता है प्रेशर गेज। सेलने चार्ट, आँखों की दृष्टि मापने के लिए है। एस्पायरोमीटर, फेफड़े की क्षमता मापने का यंत्र है। विंड गेज मीटर, हवा का वेग मापने का यंत्र है। विंड वैंड गेज, हवा के दिशा मापने का यंत्र है। टैरोमीटर, श्वसन माप को मापने का काम करता है। एर्गोमीटर, कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस या क्रिया के दौरान ली गई ऑक्सीजन की मात्रा को मापने का काम करता है। टीचीमीटर, यह लचकता फ्लेक्सिबिलिटी मापने का काम करता है। ट्रेडमिल, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस को मापता है। पैडोमीटर, फ्लैट फुट को मापता है। पैडोग्राफ, फ्लैट फुट मापने का यह भी यंत्र है। शटल रन, एजिलिटी और स्पीड दोनों को मापता है शटल रन। सिटअप्स, पेट की मांसपेशियों की ताकत व सहनशीलता को मापता है। पुलअप्स, बाह और कंधों की मांसपेशियों की ताकत व सहनशीलता को मापता है। लेवलोमीटर, संतुलन बैलेंस मापने का काम करता है लेवलोमीटर। बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर, वसा या लीन बॉडी मास मापने का काम करता है बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर। स्टैंडिंग बोर्ड जंप, पैरों की मांसपेशी की विस्फोटक शक्ति एक्सप्लोसिव पावर को मापता है। मेडिसिन बॉल थ्रो, बाह तथा कंधों की मांसपेशी के एक्सप्लोसिव पावर को मापने का काम करता है। वर्टिकल जंप, मैक्सिमम स्ट्रेंथ मापने का काम करता है वर्टिकल जंप। प्लायोमेट्रिक्स, प्लायोमेट्रिक्स एक्सरसाइज विस्फोटक शक्ति मापने का काम करता है। हिमासाइटोमीटर, हिमोसाइटोमीटर रक्त में पीएच का मान मापक यंत्र है। वेस्टिबुलर, संतुलन बनाए रखने के लिए वेस्टिबुलर का इस्तेमाल होता है। टेलीमेट्री, गति का अध्ययन करता है, रिकॉर्डिंग ऑफ मूवमेंट। पेसमेकर, हृदय की गति कम हो जाने पर उसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है पेसमेकर। ऑटो एनालाइजर, ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि को जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। शारीरिक शिक्षा में प्रयोग होने वाला ह्यूमन परफॉर्मेंस लेबोरेटरी, देखिए ह्यूमन परफॉर्मेंस लेबोरेटरी यूज्ड इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा एवं खेलों में खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान में ह्यूमन परफॉर्मेंस लेबोरेटरी का प्रयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत लगभग 7 लेबोरेटरी स्थापित की जाती है जिनके नाम व उसमें उपयुक्त होने वाले उपकरण की सूची दी गई है। अब सातों कौन कौन है, तो एक तो समझ लीजिए आप पढ़ेंगे पहले खेल चिकित्सा शास्त्र के बारे में, दूसरा आप पढ़ेंगे एंथ्रोपोमेट्री के बारे में, तीसरा आप पढ़ेंगे फिजियोलॉजी एक्सरसाइज के बारे में, चौथा आप पढ़ेंगे बायोमेट्रिक के बारे में, पांचवा पढ़ेंगे गामक कौशल अधिगम तथा खेल मनोविज्ञान के बारे में, छठा आप पढ़ेंगे बायोमेट्री के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, सातवां आप पढ़ेंगे डेटा एनालिसिस के विषय में। तो 7 प्रकार के लेबोरेटरी का इस्तेमाल किया जाता है। आइए पहला जो है उसके विषय में पढ़ते हैं। स्पोर्ट्स मेडिसिन, खेल चिकित्सीय शास्त्र, खेल चिकित्सीय शास्त्र संबंधी उपकरण को इस प्रयोगशाला में रखा गया है। अब इसमें कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल में लाए जाते हैं उनका लिस्ट है, पढ़िए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, इलेक्ट्रोमायोग्राफ, पल्मोनरी फंक्शन एनालिसिस, मास स्पेक्ट्रोमीटर, कार्डियक स्टिमुलेटर, इंट्रापल्स, इलेक्ट्रोथेरेपी, वैक्स थेरेपी, मैग्नेटिक थेरेपी, मसाज थेरेपी, फोर्स प्लेट।
इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है स्पोर्ट्स मेडिसिन में। दूसरा लेबोरेटरी का नाम है एंथ्रोपोमेट्री। ये क्या कहता है? एंथ्रोपोमेट्री, इसके अंतर्गत एंथ्रोपोमेट्री विज्ञान संबंधी उपकरण रखे जाते हैं। इस विज्ञान में शरीर का परिमाण, शरीर का आकार तथा बॉडी कंपोजिशन का अध्ययन किया जाता है। शरीर के आकार और ढांचे के अंतर्गत शरीर का आयतन, भार, विभिन्न अंगों की लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफल आते हैं। बॉडी कंपोजिशन के अंतर्गत शरीर के अंतर्गत आने वाले वसा, मांसपेशी तथा हड्डी की मात्रा आती है। एंथ्रोपोमेट्री के अंतर्गत निम्नलिखित उपकरण आते हैं। उन सभी उपकरणों को एक एक करके समझाया गया है। आइए अब उनके विषय में पढ़ते हैं। शरीर के आकार तथा ढांचे के अंतर्गत शरीर का आयतन, भार, विभिन्न अंगों की लंबाई, चौड़ाई तथा क्षेत्रफलों को मापने वाले कुछ उपकरण आते हैं। एंथ्रोपोमेट्री के अंतर्गत कुछ उपकरण आते हैं, उनके विषय में पढ़िए। एस्टेडियोमीटर, यह शरीर की ऊंचाई मापने का यंत्र है। वेइंग स्केल, शरीर के भार को मापने का यंत्र है। टेप, मायोटेप, शरीर के विभिन्न गोल अंगों की परिधि, गर्थ मापने का यंत्र है। यहाँ स्लाइडिंग कैलिपर या ब्रेथ कैलिपर, शरीर के विभिन्न अंगों की चौड़ाई मापने का यंत्र है। स्लाइडिंग कैलिपर या ब्रेथ कैलिपर। इसमें आ गया मैडीफॉर्म स्लाइडिंग कैलिपर, शरीर के विभिन्न अंगों की लंबाई तथा ऊंचाई मापने का यंत्र, मैडीफॉर्म स्लाइडिंग कैलिपर। गोनियोमीटर, यह जोड़ के पास स्थित दो सीधे अंगों के मध्य कोण को मापने का काम करता है, गोनियोमीटर। बॉडी कंपोजिशन के अंतर्गत में आते हैं कुछ मशीन, जैसे कि स्किन फोल्ड कैलिपर। बॉडी कंपोजिशन के अंतर्गत आने वाले उपकरण जो शरीर के अंतर्गत आने वाले वसा, मांसपेशी तथा हड्डियों की मात्रा को मापते हैं, जैसे स्किन फोल्ड कैलिपर वसा रहित शरीर के भार को मापने वाला यंत्र है। BMI, बॉडी मास इंडेक्स, यह वह सूत्र है जिसके द्वारा शरीर के बॉडी कंपोजिशन संबंधी भार को मानक के आधार पर निर्धारित किया जाता है। बॉडी फैट परसेंटेज, इसके लिए गर्त तथा स्किन फोल्ड कैलिपर की मदद से माप लिया जाता है। बोर्ड पोड, यह कैप्सूल के आकार का यंत्र है। बोर्ड पोड, जिसमें व्यक्ति को अंदर बैठाकर इसके दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। अंदर बैठने के कारण निकली हुई वायु के आधार पर बॉडी मास की गणना की जाती है। बॉडी कंपोजिशन एनालाइजर, इसके द्वारा बॉडी कंपोजिशन की गणना की जाती है। हाइड्रोस्टैटिक वेइंग मशीन, इस विधि में पानी का प्रयोग किया जाता है। पहले शरीर के भार को मापा जाता है, तत्पश्चात शरीर को पानी में डुबाया जाता है और जितना पानी शरीर के डूबने के कारण बाहर निकलता है उससे संबंधित सूत्र में रख कर बॉडी कंपोजिशन की गणना की जाती है, जिसे कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक वेइंग मशीन। वेस्ट हिप रेशियो, इसके अंतर्गत कमर और नितंब के मध्य अनुपात निकाला जाता है। पॉन्ड्रियल इंडेक्स, हाइट डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ वेट। सोमेटोटाइप, इसके अंतर्गत शरीर के आकार तथा बॉडी कंपोजिशन के आधार पर शरीर के प्रकारों को वर्गीकृत किया जाता है। सोमेटोटाइप की खोज शेल्डन के द्वारा किया गया था, जिसमें एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी नामक शरीर के 3 प्रकार बताए गए हैं। आइए तीसरे लेबोरेटरी के विषय में पढ़ते हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। इसके अंतर्गत एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंतर्गत अभ्यास व खेलों से संबंधित शरीर विभिन्न तंत्रों पर प्रभावों के माप को मापा जाता है। देखिए, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के अंतर्गत अभ्यास व खेलों से संबंधित शरीर विभिन्न तंत्रों पर प्रभाव को मापता है। यह मापन खेल या प्रशिक्षण से पहले, दौरान या बाद में किया जाता है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का इस्तेमाल परीक्षण से पहले, दौरान या बाद में किया जाता है। सबसे पहला स्पायरोमीटर, यह यंत्र द्वारा फेफड़ों की क्षमता या जैविक क्षमता मापी जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, एक ड्राई स्पायरोमीटर जिसमें तरल पदार्थ का प्रयोग नहीं होता है, दूसरा वेट स्पायरोमीटर जिसमें तरल पदार्थ का प्रयोग होता है। दूसरा मशीन एर्गोमीटर, यह यंत्र द्वारा शरीर की कार्डियोवास्कुलर क्षमता मापी जाती है। इसके कुछ निम्नलिखित प्रकार है। आर्म एर्गोमीटर, इसे बाँह द्वारा चलाया जाता है।
दूसरा साइक्लिक एर्गोमीटर लोड, इसमें साइकिल से जुड़ा हुआ एर्गोमीटर प्रयोग किया जाता है जिसमें धीरे धीरे भार बढ़ाने की सहूलियत रहती है। तीसरा साइकिल एर्गोमीटर वेलोट्रॉन, इसमें साइकिल से जुड़ा हुआ एर्गोमीटर प्रयोग किया जाता है, इसके पहियों का व्यास अधिक होता है। रोइंग एर्गोमीटर लोड, इसमें दोनों हाथों से चलित उपकरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें दोनों हाथों से नाव चलाने जैसी क्रिया की जाती है। इस उपकरण द्वारा रोइंग मसल्स लैटिसमस डोर्सी कार्य करती है। तीसरा मशीन का नाम है ट्रेडमिल, इस उपकरण द्वारा कार्डियो रेस्पिरेटरी क्षमता मापी जाती है। आज के युग में इसे चाल के आधार पर निम्न प्रकार से बांटा गया है। एक स्लो स्पीड ट्रेडमिल, मॉडरेट स्पीड ट्रेडमिल, हाई स्पीड ट्रेडमिल, हाई परफॉर्मेंस ट्रेडमिल। चौथा हो गया ब्लड ग्लूकोज एनालाइजर, इस उपकरण द्वारा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा मापी जाती है। ब्लड लैक्टिक एनालाइजर, इस उपकरण द्वारा रक्त में लैक्टिक एसिड की मात्रा मापी जाती है। ब्लड लैक्टिक मॉनिटर, इस उपकरण द्वारा रक्त में लैक्टिक एसिड की मात्रा को मापकर मॉनिटर स्क्रीन पर दर्शाया जाता है। सातवां ब्लड गैसेस एनालाइजर, इस उपकरण द्वारा रक्त में गैसों का अनुपात मापा जाता है। हेमेटोलॉजी एनालाइजर, इस उपकरण द्वारा रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा मापी जाती है। बायो इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस, इस उपकरण द्वारा बॉडी कंपोजिशन की मात्रा बताई जाती है। टेलीमेट्री हार्ट रेट मॉनिटर, इसमें हृदय गति को मॉनिटर पर दर्शाया जाता है। एनारोबिक पावर मेजरमेंट सिस्टम, एनारोबिक पावर मेजरमेंट सिस्टम, इसके अंतर्गत शरीर की अनएनारोबिक ऊर्जा के बारे में बताया जाता है। 12 ऑक्सीजन अपटेक मेजरमेंट सिस्टम, इसके अंतर्गत शरीर द्वारा ऑक्सीजन ग्रहित की गई मात्रा को मापा जाता है ऑक्सीजन अपटेक मेजरमेंट सिस्टम से। LDL लिपोप्रोटीन सिस्टम, इसके अंतर्गत लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की मात्रा मापी जाती है। 14 VO2 मैक्स एनालाइजर, इस उपकरण द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा अधिकतम भार वाले अभ्यास के दौरान 1 मिनट में ग्रहित की गई ऑक्सीजन की मात्रा को उसके शरीर के अनुपात के आधार पर मापा जाता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इस उपकरण द्वारा मांसपेशी की क्रियात्मक क्षमता या एक्शन पोटेंशियल को मापा जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी के अंतर्गत, और मायोग्राफी में सिर्फ मांसपेशियों के संकुचन को मापा जाता है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट एनालाइजर, आराम की अवस्था में मेटाबॉलिक की दर, चयापचय की दर इस उपकरण द्वारा मापी जाती है। फिजियोफ्लो, इस उपकरण द्वारा आराम की अवस्था में अभ्यास के दौरान तथा क्षतिपूर्ति काल के दौरान कई हीमोडायनेमिक पैरामीटर्स मापे जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। कार्डिक आउटपुट, देखिए इसमें फिजियोफ्लो में क्या है, इस उपकरण द्वारा आराम की अवस्था में या अभ्यास के दौरान क्षतिपूर्ति काल के दौरान कई हीमोडायनेमिक पैरामीटर्स मापे जाते हैं जो निम्नलिखित हैं। एक तो हो गया कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट का मतलब हो गया 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप की गई रक्त की मात्रा, इसे कार्डिक आउटपुट कहते हैं। 1 मिनट में हृदय द्वारा। स्ट्रोक वॉल्यूम, हृदय द्वारा एक पंप में निष्कासित की गई रक्त की मात्रा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया हृदय द्वारा एक पंप में निष्कासित की गई रक्त की मात्रा स्ट्रोक वॉल्यूम, और उससे बड़ा हो गया कार्डिक आउटपुट। 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप की गई रक्त की मात्रा को कार्डिक आउटपुट, 1 मिनट में जितना हृदय ब्लड पंप किया उसको कार्डिक आउटपुट। और स्ट्रोक वॉल्यूम उसे कहते हैं जिसमें हृदय द्वारा एक पंप में निष्कासित की गई रक्त की मात्रा को। तो स्ट्रोक वॉल्यूम छोटा हो गया, कार्डिक आउटपुट उससे बड़ा हो गया, इतना ही याद रखिए। हार्ट रेट 1 मिनट में हृदय के धड़कने की संख्या हो गया। हार्ट रेट 1 मिनट में हृदय की धड़कने की संख्या। चौथा
कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंडेक्स, हृदय के संकुचन की स्थिति का इंडेक्स मापता है। अर्ली डायस्टोलिक फिलिंग रेशियो, हृदय के निलय के अनुशीतलन के दौरान रक्त के भरने का अनुपात। ब्लड प्रेशर प्रोफाइल, इसमें एसएपी, डीएपी, एमएपी ब्लड प्रेशर प्रोफाइल मेज़र किया जाता है। आइए पढ़ते हैं क्विंटन क्यू स्ट्रेस सिस्टम। क्विंटन क्यू स्ट्रेस सिस्टम, इसके द्वारा कार्डियोवास्कुलर स्ट्रेस का मापन किया जाता है। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इस उपकरण द्वारा मरीज के हृदय की धड़कन के लय को मॉनिटर पर दर्शाया जाता है। वीनस प्रेशर ऑपरेटस, इस उपकरण द्वारा वीनस मतलब वेंस समझो ना, इस उपकरण द्वारा सिराओं पर पड़ने वाले रक्त के दाब को मापता है। नी हैमर, ट्यूनिंग फोक्स, स्टेरलाइजर, रक्त को किसी निश्चित ताप में रखने का उपकरण जो होता है उसे स्टेरलाइजर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर, मांसपेशियों या तंत्रिकाओं को उत्तेजित करने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेटर। थर्मामीटर, शरीर का ताप इस उपकरण द्वारा मापा जाता है। यहाँ दो बात स्पेशली याद रखिएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट। स्ट्रोक वॉल्यूम में क्या होता है, हृदय की एक पंप में निष्कासित की गई रक्त की मात्रा, और कार्डिक आउटपुट में होता है 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप की गई रक्त की मात्रा। स्फिग्नोमैनोमीटर, रक्त दाब मापने वाला मशीन है। स्टेथोस्कोप, हृदय दर को मापने वाला मशीन है। O2 तथा CO2 एनालाइजर, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मापने वाला यंत्र है। डायनमोमीटर, शरीर के विभिन्न अंगों की ताकत मापने का यंत्र है, जैसे बांह, पैर, कमर। मैनोमीटर, ग्रिप मैनोमीटर, हाथों की पकड़ की ताकत मापने वाला यंत्र है। आइए चौथा लेबोरेटरी के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है बायोमैकेनिक। बायोमैकेनिक, इसके अंतर्गत जैव यांत्रिकी विज्ञान, बायोमैकेनिज्म से संबंधित उपकरणों को शामिल किया जाता है, जिसका उपयोग कर खिलाड़ी के प्रदर्शन को मापा जाता है तथा प्रदर्शन को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होता है। हाई स्पीड डिजिटल कैमरा, इस कैमरे द्वारा कम समय में अधिक से अधिक फोटो ली जाती है। सिनेमैटोग्राफी, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के कैमरे आते हैं। एक्सीलरोमीटर, इस उपकरण द्वारा किसी खेल उपकरण या खिलाड़ी का वेग मापा जाता है। गोनियोमीटर, शरीर के जोड़ के पास स्थित दो सीधी हड्डियों या अंगों के मध्य का कोण मापा जाता है। हाई स्पीड कंप्यूटराइज्ड वीडियो एंड एनालिसिस सिस्टम, इसके द्वारा किसी शारीरिक गति का विश्लेषण कम से कम समय में किया जाता है। हॉक आई एनालाइजर, इस उपकरण द्वारा क्रिकेट खेल में बॉल के टप्पा खाने के पश्चात उसकी दिशा, ऊंचाई आदि विश्लेषण किया जाता है, जिसे कहते हैं हॉक आई एनालाइजर। मैजिक आई, खिलाड़ी द्वारा फेंके गए जैवलिन की दूरी को कम से कम समय में लेजर तकनीक के आधार पर इस उपकरण द्वारा मापा जाता है। जैवलिन फेंके गई उसकी दूरी को मापा जाता है। 3D ऑप्टिकल मशीन एनालिसिस सिस्टम, किसी गति का विश्लेषण 3D ऑप्टिकल के आधार पर करने वाला उपकरण। क्वांटिक वीडियो एनालाइजर, ज्वाइंट स्टिमुलेटर, इंस्ट्रूमेंटेड स्टेयर्स, बाइस्किल कैलिब्रेटेड मेथड, विंड बैंड, लक्स मीटर, विंड गेज, फोटो मशीन, फोटो फिनिश कैमरा, मोबाइल कैमरा। आइए पांचवा लेबोरेटरी के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है मोटर स्किल लर्निंग एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। याद रखिए, मोटर स्किल है एक, तो मोटर स्किल यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ इसमें उपकरण होगा। एक परफॉर्मेंस टेस्ट, मेमोरी ड्रम, रिएक्शन टाइम ऑपरेटर,
कोऑर्डिनेशन टेस्ट, इमेजरी टेक्निक, आइसोकाइनेटिक apparatus, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वर्ड परसेप्शन टेस्ट, रोसार्क परीक्षण, क्वथनांक संप्रत्यक्षण परीक्षण, थीमेटिक एप्रिसेप्शंस परीक्षण, कलर एंड डेप्थ परसेप्शन apparatus, पेपर पेंसिल परीक्षण। इसके अंतर्गत आइजैक पर्सनालिटी इन्वेंटरी EPI, 16 पर्सनालिटी फैक्टर, एंजाइटी स्केल आदि परीक्षण सम्मिलित किए जाते हैं। छठा लेबोरेटरी है बायोकेमिस्ट्री। इसके अंतर्गत जैव रसायन विज्ञान संबंधी उपकरण सम्मिलित किए गए हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंक्यूबेटर, क्रियोस्टेट, माइक्रोस्कोप, ब्लड एंड यूरिन एनालिसिस ऑपरेटर, प्रोटीन एनालाइजर, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफ्स, pH मीटर, वार्मिंग प्लेट, एंक्लोज लेबोरेटरी बैलेंस, फोटो स्पेक्ट्रोमीटर। सातवां है डाटा एनालिसिस। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए जिन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है वह इस लैब में सम्मिलित है, जैसे कंप्यूटर, स्कैनर, इम्पैक्ट पेंटर, SPSS सॉफ्टवेयर पैकेज फॉर सोशल साइंस, ग्राफिक्स, एक्सेल सॉफ्टवेयर। कुल मिला के शारीरिक शिक्षा में 7 प्रकार के लेबोरेटरी का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके विषय में आपने पढ़ा। अब आइए कुछ पढ़ लेते हैं शरीर के विभिन्न भागों के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं उनके विषय में। एक, साइटोमीटर। साइटोमीटर कोशिका के अध्ययन के विषय में पढ़ते हैं साइकोमीटर में। मायोलॉजी में पढ़ते हैं मांसपेशियों के अध्ययन के विषय में। नेफ्रोलॉजी गुर्दे के अध्ययन, कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन, क्रेनोलॉजी मस्तिष्क का अध्ययन, ऑर्थोलॉजी संधियों का अध्ययन, एम्ब्रियो बायोलॉजी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय भ्रूण का अध्ययन, हिस्टियोलॉजी ऊतक का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन, सेरोलॉजी रक्त का सीरम मतलब प्लाज्मा का अध्ययन, क्रायोलॉजी केंद्रक का अध्ययन, एनाटॉमी शरीर संरचना विज्ञान का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी मानव का विकास, रीति रिवाज, इतिहास व परंपराओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। कीमोथेरेपी यह चिकित्सीय विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है कीमियोथेरेपी में। इकोलॉजी वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण के प्रकृति से संबंधित अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। एपिडेमियोलॉजी महामारी और उनके उपचार से संबंधित चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है एपिडेमियोलॉजी। हाइड्रोपैथी में यह विज्ञान में जल द्वारा रोगों का चिकित्सा होता है। हाइजीन स्वच्छता के आधार पर स्वास्थ्य की देखभाल करने का विज्ञान हाइजीन कहलाता है। न्यूरोलॉजी मानव शरीर की तंत्रिकाओं का अध्ययन का विज्ञान है। ओडोंटोलॉजी इस चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत दांतों के आकार रोगों का अध्ययन किया जाता है। एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करने वाला विज्ञान। कैलिस्थेनिक इसके अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य एवं शक्तिवर्धन व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी इसके अंतर्गत प्राणियों के आचार तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। हीलियोथेरेपी सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की विधि को हीलियोथेरेपी कहते हैं। टेलीपैथी इसके अंतर्गत मानसिक संक्रमण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है टेलीपैथी में। हिप्नोलॉजी इसके अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी इसके अंतर्गत जहर विषों के बारे में अध्ययन किया जाता है। फार्माकोलॉजी चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत दवाइयों का प्रयोग, दवाइयों का प्रभाव तथा दवाइयों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और एक हो गया ऑप्थेल्मोलॉजी चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत आँखों के दोष व दर्द एवं रोगों को दूर किया जाता है।
ऑप्थेमोलॉजी कहलाता है। मोर्फोलॉजी अ पार्टिकुलर फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर के विषय में पढ़ा जाता है मोर्फोलॉजी में।